गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक। सो इन लास्ट क्लास हमने स्टोरी ऑफ फूड देखी थी। उस स्टोरी ऑफ फूड में हमने पूरा देखा कि वो मार्केट में गए, क्या क्या बातें हुई दादी और बच्चों के बीच में। आज हम दो पेजेस हमने कंप्लीट किए थे। आज हम नेक्स्ट पेज से शुरू करने जा रहे हैं। एज यू नो हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी थी, स्टोरी ऑफ फूड, ठीक है, जिसमें ग्रैंड पेरेंट थे और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बताया था कि कैसे मार्केट काम करता है, ठीक है। टाइटस और तन्वी, हाँ, टाइटस और तन्वी दोनों मार्केट में गए थे। क्या क्या उन्होंने देखा, ग्रैंडमा ने क्या क्या उनको बताया, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट पीरियड में डिस्कस कर ली। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर पेज नंबर 153। ऑन दैट पेज नंबर, इफ यू डू हैव अ बुक, आपके पास बुक है तो पेज नंबर 153 ओपन करके मेरे साथ ही पढ़िए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे आपको बुक दिख ही रही है तो उससे पढ़ोगे तो भी चलेगा। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये फार्मिंग इज द एक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, ये भी हमने कर लिया था। अभी फिर से इसको देख लेते हैं ताकि कुछ छूट गया ऐसा ना लगे, थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन भी हो जाए। सो व्हाट डज इट से? फार्मिंग इज द एक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल। फार्मिंग जिसका मतलब होता है खेती बाड़ी, वो एक ऐसी एक्टिविटी मतलब प्रवृत्ति है जिससे जमीन को कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेट मतलब उसको अंदर लाइनें करके उसको चीज़ों को उगाया जाता है और उसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, के पेड़ पौधों को उगाने के लिए लार्ज स्केल के, बड़े तौर पे, ऐसा नहीं कि एक सेब का पेड़ उगाया एक केले का, नहीं, लार्ज स्केल पे बहुत सारे क्वांटिटी में चीज़ों को उगाने के लिए हम कल्टीवेशन या फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। नॉट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फार्म हो और आपने सब कुछ उगा दिया और खुद के लिए इस्तेमाल आप कर ही नहीं पाओगे, खाना वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर खाने की एक वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल दूध है तो दूध 2 दिन में खराब हो जाएगा, जबकि तेल है वो बहुत सालों तक अच्छा रहेगा, है कि नहीं? तो हर खाने की वैलिडिटी होती है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो एग्रीकल्चर है वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि खाने के बिना किसी का काम चलने नहीं वाला। बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फूड, क्योंकि ये खाना बनाता है। एंड ऑल लिविंग बीइंग नीड्स फूड, इंसान हर चीज के बगैर रह सकता है बट खाने पानी के बिना नहीं रह सकता। इफ देयर वॉज नो फूड, अगर खाना ही नहीं होगा, नो ह्यूमन बीइंग वुड रिमेन अलाइव टू वर्क इन एनी अदर इंडस्ट्री, कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। यहाँ तक कि जो जानवर है, इंसेक्ट है, वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स मैन हैव बीन ग्रोइंग क्रॉप्स, हजारों सालों से इंसान खेती बाड़ी करता आ रहा है। बिकॉज दे कुड नॉट लिव ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स एंड बेरीज, क्योंकि वो जंगल में से फल और बेरीज खा खा के जिंदा नहीं रह पाते। एंड वाइल्ड एनिमल्स, और ऑफ कोर्स जंगल में जंगली जानवर भी होते थे, तो जंगल में ज्यादा वक्त तक रहना इंसानों के लिए पॉसिबल था ही नहीं। ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स, धीरे धीरे करके कुछ सालों के बाद, दे लर्न एंड डेवलप द बेस्ट वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, धीरे धीरे करके उन्होंने सीख लिया। क्या सीख लिया? कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है खाना उगाने का। तो कैसे उगाया जाता है उसके लिए द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर नीचे दी गई है, उसको हम एक एक करके देखते हैं। द वर्ड, ये जो शब्द है एग्रीकल्चर, वो आया है लैटिन से, जिसका मतलब होता है एगर, जिसका मतलब होता है फील्ड, मैदान, एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट, उसको काट के निकालना। तो बड़े लैंड में जो भी खाना उगाया जाए और उसको काट काट के अलग किया जाए, उसी वर्ड को बोलते हैं एग्रीकल्चर, जो लेटिन से आया है, जिसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एगर एंड कल्चर। एगर का मतलब होता है फील्ड, मैदान, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो यहाँ पे पिक्चर से सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी फार्मर्स होते हैं वो खेती बाड़ी
करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं? तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे देखो, आप सभी को दिख रहा है कि वो अपने खेत में अगर उसके पास बैल है तो बैल से उसको पूरा लाइन अप करता है, और अगर बैल नहीं है तो ट्रैक्टर से वो लाइंस बनाता है जिसमें बाद में वो सीड्स डालेगा। तो स्टेप 1 हो गया कि वो जो सपाट जमीन है उसको उबड़ खाबड़ बनाता है, लाइंस बनाता है। उसके बाद आप ये फिगर देखो जिसमें फार्मर के हाथ में बहुत सारे सीड्स हैं, और ये सीड्स जो उसने लाइनें बनाई हुई हैं उन लाइनों के बीच में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वो डाल देता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, उसके बाद वो देखो जो अननेसेसरी चीजें उगी हुई है उसको वो निकाल देता है। जब भी क्या होता है, जब आप फार्मिंग करते हो ना, तो जो मेन पौधा है उसके साथ साथ अननेसेसरीली या अनयूजफुल चीजें भी उग जाती है, तो उसको भी निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो फार्मर पूरा कितना, देखो उसके घुटने घुटने तक पानी है, फिर भी वो सारी अननेसेसरी चीजों को निकाल देता है और सिर्फ वही प्लांट्स रखते हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके बाद ये देखो यहाँ पे वो मैन्योर डाल रहा है, मैन्योर भी डाल रहा है, और यहाँ पे अगर बारीकी से देखोगे तो यहाँ पे पानी का सोर्स भी है। तो पानी और खाद दोनों चीजों को डाल के वो अपनी जो भी प्लांट्स हैं उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। उसके बाद और देखो आगे, उसके बाद वो कल्टीवेशन कर रहा है, जो भी चीजें उसने मेहनत से पूरे साल के दौरान उगाई हुई है अभी उसको काटने का वक्त आ गया, और काटने के बाद वो उस चीजों को अलग कर देता है और उसके बाद उसकी पैकिंग करता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो उसके पास बैलगाड़ी या गाय गाड़ी है जिसके पीछे वो चीज जो भी धान उसने उगाया है, गेहूं उगाए हैं, सभी चीजें जो उगाई हैं उसको वो पैक करके मार्केट, जो अभी देखा था हमने स्टोरी ऑफ फूड में, वहां पे बेचने के लिए लेके जाता है। बाद में ये जो जमीन उसकी खाली हो गई है उसमें वो फिर से हल चलाएगा, उसको फिर से उबड़ खाबड़ कर देगा और फिर से नई चीज उसमें उगाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स है जो फार्मर बेसिकली अप्लाई करते हैं, स्टेप्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीजें उगती हैं। व्हीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, मिलेट बाजरा एंड मेज आर सीरियल ग्रेन्स, ये सारे अनाज के दाने हैं। उसी तरीके से मूंग, उड़द, तूर, मंसूर ये सारी दाल कही जाती है। तो अनाज और दाल में फर्क होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। सीरियल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? व्हीट, राइस, मिलेट, बाजरा एंड मेज, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। एंड व्हेन इट कम्स टू द पल्सेस, या जिसको हम दाल बोलते हैं, तो दाल में कौन कौन सी चीजें? मूंग, उड़द, तूर एंड मंसूर। तो ये 4 दाल और 5 सीरियल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी एक एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी मेरे भी फेवरेट है और इसको करने के बाद ये आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। क्या करना है देखो, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे लिखा है सोक मतलब भिगोइए। क्या क्या भिगोना है हमको? फ्यू ग्रेन्स ऑफ राइस मतलब चावल के कुछ दाने ले लीजिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि घर में जितने चावल पड़े सभी को भिगो दो, नहीं, एक थोड़ी सी ऐसी चपटी लेके वो चावल ले लीजिए उसको, और पूरे मूंग दाल जो होती है, मम्मी को बोलो मूंग दाल कौन सी होती है, उसके वो थोड़े लेके उसको पानी में ओवर द नाइट भिगोइए। ओवर द नाइट मतलब रात को आपने डाल दिया, पूरी रात उसको पानी में ही पड़े रहने दीजिए। कीप देम ओवरनाइट, पूरी रात उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए पानी में। नेक्स्ट मॉर्निंग ट्राई टू स्प्लिट द राइस ग्रेन्स, और दूसरी सुबह आप क्या करो कि जो चावल के दाने हैं उसको मूंग के दाल का जो टोटल मिक्सचर है उसमें से अलग करने की कोशिश करो। तो कैन यू स्प्लिट देम इन 2 हाफ्स, तो क्या आप राइस और मूंग दाल को अलग कर सकते हो? तो ये सवाल मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, आप ही कोशिश करो और मुझे इसमें जवाब लिख के दो। यस है तो यस, नो है तो नो। और उसी तरीके से आपने 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्से में आपने चावल अलग कर लिए, दूसरे हिस्से में मूंग अलग कर लिया। बाद में जो दूसरा मूंग का हिस्सा है उसको भी आप अलग करना है। तो क्या मूंग के दाने अलग हो रहे हैं या नहीं,
वो जवाब भी आपको यहाँ पे लिखना है। देखो मैं एक जवाब यहाँ पे लिखना है, एक जवाब यहाँ पे लिखना है। कोशिश करो और मुझे बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाद में क्या लिखा है, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ 3 डिफरेंट सीरियल ग्रेन्स। यही एक्सपेरिमेंट 3 अलग अलग सीरियल ग्रेन्स के ऊपर आप करिए। अभी चावल लिया, बाद में गेहूं लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरे कौन कौन से सीरियल्स है आपने अभी हमने देखे थे। हाँ ये रहे। हाँ पहले मान लीजिए कि गेहूं ले लिए, वीट ले लिए, राइस ले लिए, ठीक है। बाजरे के साथ भी आप एक बार कर लीजिए, ठीक है। बाद में यहाँ पे मूंग दाल ली है तो उसकी जगह पे उड़द दाल देख के देखिए, तूर दाल देख के देखिए, मंसूर करके देखिए, और क्या एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है वो अलग अलग तौर पे आप देखें। क्या करो, आप 4 अलग अलग बाउल ले लो और 4 अलग अलग मिक्सचर बना दो, पानी में छोड़ दो और सुबह देखो कौन अलग हो रहा है कौन अलग नहीं हो रहा, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और जो भी चीज आप उसमें देखते हो उसको ऑब्जर्व करो, लिखो और मुझे बताओ, ठीक है। तो अभी हम खाने की इतनी ज्यादा बात कर ही रहे हैं, तो जो खाना उगाता है यानी कि फार्मर, वो सारा खेत का खाना खुद नहीं खा सकता, वो दूसरों के लिए भी उगाता है और साथ ही साथ पैसे कमाने के लिए भी उगाता है। तो वो उसने जो खाना बनाया और हमने जो खाना खरीदा, उसके बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट बोला जाता है। तो खेत से लेके आपके पेट तक खाना पहुंचने को सप्लाई चेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सप्लाई चेन। सप्लाई का मतलब होता है पहुंचाना और चेन का मतलब होता है कनेक्टिंग सार्कल, मतलब चेन, एक के तरफ एक जुड़े हुए चीजें। तो यहाँ पे देखो, मान लो कि आपने मॉल से या करियाने की दुकान से राइस खरीदा, तो आप कौन हो? राइस को कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको कंज्यूमर भी बोला जाता है या फिर कस्टमर भी बोला जाता है। अभी जो कस्टमर है वो कहाँ से खरीदेगा? तो ग्रोसर्स शॉप, जो करियाने की दुकान होगी या मॉल होगा, ग्रोसरी शॉप से वो चीजों को खरीदेगा। अभी जो ग्रोसरी शॉप वाला है वो ये चीजें कहाँ से लाता है? तो ग्रोसरी शॉप वाला है वो होलसेलर से लाता है। अभी आप बोलोगे सर ये होलसेलर कौन होता है? तो होलसेलर के पास में एक बड़ी सी जगह बड़ी सी जगह होती है, स्टोरेज होता है, वहां पे ना वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में राइस, चावल, इन सभी चीजों को स्टोर करके रखता है और बाद में वो छोटे छोटे ग्रोसर शॉप वाले जो होते हैं, दुकान वाले, उसको वो कुछ प्राइस में बेच देता है, ठीक है। तो ये होलसेलर हो गया। यहाँ पे देखो आपको होलसेलर की दिखाई दे रही है, होलसेलर है ना, उसके पास देखो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में है कि नहीं। अभी जो होलसेलर है वो कहाँ से सामान लाता है? तो ग्रेन मर्चेंट से। अभी ग्रेन मर्चेंट कौन होता है? अभी हमने जो, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे मर्चेंट दिखाई दे जाएंगे। ये क्या करते हैं, जो भी फार्मर्स होते हैं उनसे ये चीजें बड़ी तादाद में ले लेते हैं ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेन मर्चेंट जो होता है वो होलसेलर को बड़ी मात्रा में अपना सामान देता है। ग्रेन मर्चेंट के पास कहाँ से आता है? तो ग्रेन मंडी, जो अभी मैंने पिक्चर में दिखाई ना इससे पहले, उस मंडी में से ये ग्रेन मर्चेंट ये सारे सामान को उठाता है। मंडी में ये सामान कौन लेके आता है? तो अभी हमने देखा ना, फार्मर सारी चीजें ढो के बैलगाड़ी में मंडी में लेके आता है। तो अगर आपको कोई चीज सस्ते में खरीदने हैं तो आपको मंडी में से मिल जाएगी, बट प्रॉब्लम क्या है, मंडी में कोई आपको किलो 2 किलो सामान नहीं देगा। मंडी में सभी आपको 500 किलो, 1000 किलो ऐसी तादाद में ही देगा। 1-2 किलो को वो पूछते ही नहीं, वो बुलाते ही नहीं। ऐसे ही कस्टमर्स को बुलाते हैं जो 1000-2000 किलो एक साथ सामान उठाए, ठीक है। तो फिर से ऊपर से नीचे देख लिया, नीचे से ऊपर भी देख लेते हैं। फार्मर अपने खेत में चीजों को उगाता है, कल्टीवेट करता है, उन सभी चीजों को वो अपनी बैलगाड़ी में लाद के कहाँ पे लेके आता है? ग्रेन मंडी में, ठीक है। ग्रेन मंडी में बहुत सारे मर्चेंट लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं। वो व्यापारी लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये सारे व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये सारे सीरियल्स को खरीदते हैं। बाद में ये ग्रेन मर्चेंट जो होते हैं
वो छोटे व्यापारी को, होलसेलर को ये सारी चीजें देते हैं जिनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। होलसेलर के पास से जो ग्रोसरी करियाने वाले लोग होते हैं वो ये सामान को दुकान में लेके आते हैं और दुकान से होके आप वो चीजों को अपने घर में लाते हो। ठीक है, तो आई होप ये पूरी सप्लाई चेन आपको याद रहेगी। फिर से कस्टमर, ग्रोसर शॉप, होलसेलर, ग्रेन मर्चेंट, ग्रेन मंडी एंड फार्मर। ठीक है, फार्मर सबसे टॉप के ऊपर बैठा हुआ है। अगर फार्मर खाना उगाएगा ही नहीं तो आपके पेट में भी कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये पूरी थी सप्लाई चेन। अब यहाँ पे देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ मम्मी कुड बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर would she pay more money or less than what she pays to the green grocer? यहाँ पे सवाल बहुत ही लॉजिकल है। सोचो कि अगर मम्मी जो फल है वो सीधा ही, फल या सब्जी जो भी है वो अगर सीधा फार्मर से ही खरीद ले तो क्या उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या उसको कम पैसे देने पड़ेंगे कंपेयर टू अगर आप मॉल से सामान खरीदते हो या फिर दुकान से खरीदते हो? तो इसका जवाब है कम पैसे देने पड़ेंगे। क्यों, मैं समझाता हूँ। देखो अभी मान लो फार्मर जो है वो अपना सारा बैलगाड़ी में जितना भी ग्रेन्स थे, जितनी भी सीरियल्स थी, जितनी भी दाल्स थी, उन सभी को वो 1000 रुपए में, या फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए हम लेते हैं, 1000 रुपए में मंडी में बेचता है। तो ये जो मंडी वाले मर्चेंट है वो उसको 1000 रुपए में खरीदेंगे और 1200 रुपए में बेचेंगे। किसको? होलसेलर। अभी होलसेलर क्या करेगा, 1200 रुपए में लेगा और 100 रुपए खुद के चार्ज लगा देगा। तो होलसेलर कितने रुपए में बेचेगा? 1300 रुपए में। किसको बेचेगा? करियाने वाले को, ग्रोसर शॉप वाले को। करियाने वाला क्या करेगा, वो भी अपने 100 रुपए लगा देगा। तो कितना हो गया? 1400 रुपए। तो अभी जब भी आप करियाने की दुकान से कोई चीज खरीदते हो तो आपको वो कितने रुपए में पड़ी? 1400 रुपए में। और फार्मर उसको कितने रुपए में बेच रहा था? 1000 रुपए में। तो आपको कितने रुपए ज्यादा देने पड़े? 400 रुपए ज्यादा देने पड़े। और अगर आप सीधा फार्मर से लोगे तो कितने रुपए में मिल जाएगा? 1000 रुपए में। बट प्रॉब्लम ये है कि फार्मर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान को उगाता है। ठीक है, तो एक एक करके वो सबको बेचने जाएगा तो खेतीबाड़ी कब करेगा? इससे अच्छा है वो मंडी में ही सारे सामान को बेच देता है। ठीक है, वो एक एक करके बेचेगा। तो आप सोचो इतने बड़े खेत के सामान को अगर उसको ठेले में बेच के जाना हो तो उसको 1 साल से ज्यादा टाइम लगेगा। और उसके साथ साथ 1 साल तक खाना थोड़ा अच्छा रहेगा, वो तो सड़ने लगेगा धीरे धीरे। तो इस सप्लाई चेन के ऊपर फार्मर को भी डिपेंड रहना पड़ता है और आपको और मुझे मतलब कंज्यूमर्स को भी डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, बट अगर ऐसी कोई सिस्टम हो कि डायरेक्टली हम फार्मर से ही खरीद सके तो हमें चीजें बहुत ही सस्ते में पड़ सकती है। बट इसका नुकसान क्या होगा, ये जो भी बीच में दुकान वाले हैं उन सब की दुकानें बंद हो जाएगी। तो लोगों को ये व्यापार करने में मुश्किल ही होगी, तो उनका घर नहीं चल पाएगा, वो रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, हमको सस्ता तो मिलेगा पर बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों की नौकरी चली जाएगी वैसे। ठीक है, तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। ओके, फार्मिंग इक्विपमेंट्स यहां से बेटा हम बाकी रखते हैं क्योंकि हम जितना भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो फार्मिंग इक्विपमेंट से मैं बाकी रखता हूं। तो आज के लिए आपका होमवर्क बस यही है कि आपको ना ये एक्टिविटी करनी है और एक्टिविटी का जो भी ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे लिखना है। उसके साथ साथ एक होमवर्क है, वो मैं लिखने का होमवर्क नहीं दे रहा, वो मैं लर्न करने का होमवर्क दे रहा हूँ। वो होमवर्क ये है कि आपको यहां तक पूरी चीज फिर से रीड आउट करनी है, जोर से पढ़नी है यहां तक। ठीक है, तो आपको लर्न भी हो जाएगा। समझ में आया?
तो एक काम तो मैंने एक्टिविटी का दिया और दूसरा काम दिया आपको ये रीड आउट करना है, और पढ़ते वक्त मुंह बंद रख के नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे और याद भी रह जाए। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे फार्मिंग इक्विपमेंट्स, मतलब खेती बाड़ी के लिए कौन कौन से साधन इस्तेमाल होते हैं, वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।